हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है ऑरस डिजिटल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेई मेन 2026 की ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है और उन आंसर की में जो भी आंसर्स आपको गलत लगते हैं आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। उसे चैलेंज करने का आज आखिरी दिन है। आज रात को 11:50 से पहले पहले अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ही आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में है, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में है और कुछ क्वेश्चन मैथ्स में है, जो इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो आप धड़ल्ले से चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, पहले चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं बेटा, when 300 joule of heat is given to an ideal gas Cp is equals to 7/2 R, its temperature raises from 20 से 50 डिग्री सेल्सियस keeping its volume constant। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। द मास ऑफ द गैस इज अप्रोक्सीमेटली, हमको मास ऑफ द गैस निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए, 24th जैन का शिफ्ट 2 का पेपर है। यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने लगाया तो वर्क डन 0 कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी। तो अब आप देखिए, जो हीट ट्रांसफर है वो एनसीवी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी मुझे पता है, सीवी नहीं पता, तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। यहाँ से मैं सीवी निकाल दूंगा, सीवी निकल कर आता है 5/2 आर। इसको उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। इसकी मदद से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स, एन फाइंड आउट कर सकता हूँ। एन क्या है? मास अपॉन मोलर मास। अब आपको मास तो पता करना है, उसके लिए आपको मोलर मास चाहिए, लेकिन मोलर मास तो दिया नहीं है, तो यहां फंसेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जरूर लोगों ने चैलेंज किया होगा, और अगर आप इसे चैलेंज करते हो तो हो सकता है ये क्वेश्चन क्या हो जाए बेटा, बोनस हो जाए, या इसे ड्रॉप डाउन कर दिया जाए। इसे ड्रॉप भी किया जा सकता है, या हो सकता है कि इसे बोनस कर दिया जाए। ड्रॉप करना मतलब या तो हो सकता है जैसे 25 में से एक क्वेश्चन ये सही नहीं है तो 24 क्वेश्चन से अब आपका रिजल्ट बनेगा, है ना, या फिर हो सकता है इसका बोनस आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 जैन में ही शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है बेटा। 5 पर्सन है, P1 P2 P3 P4, सब क्या कर रहे हैं? रीडिंग ले रहे हैं। यहाँ पर आपको U और V का डेटा गिवन है, आपको पावर गिवन है, आपसे पूछा है कि बताइए इन सारे में से ऑप्शंस क्या सही होंगे। ठीक है, देखिए आपको ये U गिवन है, V गिवन है, U गिवन है, V गिवन है, U गिवन है, V गिवन है, U V के फॉर्म में डेटा गिवन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रियल है कि वर्चुअल है। तो देखिए, जब आपको कुछ भी नहीं पता होता तो जेई मानता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा, रियल है। तो हम यहाँ मान रहे हैं कंसीडरिंग रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट आपका रियल है तो उसमें आपकी U की वैल्यू जो होगी वो आपको माइनस में पुट करनी पड़ेगी। ये आपका फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें आप देखिए U आपको यहां से पता चल जाएगा, V निकाल निकाल के हमको चेक करना है, उसके लिए हमको फोकस चाहिए। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे बेटा? ये आपको पावर दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। f यहां से निकल कर आ जाता है क्या बेटा? 20 सेंटीमीटर। तो आप देखिए, आपके पास फोकल लेंथ है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इससे आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने बार बार क्या किया है, इस फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट की है। ये देखिए, बार बार मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट की हुई है। ये मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट किया और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मैंने इमेज डिस्टेंस निकाली है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 है तो इमेज डिस्टेंस 100 आनी चाहिए, बट यहाँ क्या है 96, तो मतलब ये क्या है भाई, गलत है ना। ठीक है, मतलब P1 की रीडिंग तो गलत है। ठीक है, P2 की देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है तो 62 आना चाहिए, तो U अगर मैं -30 रखता हूं तो V की वैल्यू देखिए +60 आ रही है, 62 नहीं आ रही है, तो ये रीडिंग भी गलत है। मतलब P2 भाई साहब की भी रीडिंग क्या है, गलत है। P3 के पास चलते हैं। P3 के लिए U की वैल्यू है 35, तो मैंने यहाँ जब U की वैल्यू 35 रखी तो देखिए V की वैल्यू तो कुछ भलती ही आ रही है, 46.67 आ रही है। यहाँ पर क्या दी हुई है 37, मतलब ये रीडिंग भी क्या है, गलत है। P1 P2 P3 की भी क्या हो गई है, गलत हो गई है। अब P4 की बात करते हैं। P4 भाई साहब के लिए U की वैल्यू है 45, ये -45 है। -45 रख के जब मैंने V की वैल्यू निकाली तो वो 36 सेंटीमीटर आती है। और यहाँ क्या गिवन है 37, मतलब भाई साहब P1 P2 P3 P4, सॉरी 37 नहीं 35 आती है और यहाँ 36 है। तो देखिए P4 P3 P2 और P1 चारों की रीडिंग गलत आ गई है। मतलब अब बचता है क्या, एक अकेला 50 और 32। तो जब मैं U की वैल्यू 50 पुट करता हूँ, कि मैंने U की वैल्यू 50 पुट करी तो यहाँ से V की वैल्यू 33.33 आई है, 32 तो नहीं आई है। और अगर 32 नहीं आई है तो फिर भाई साहब ये जो P5 है इनकी भी रीडिंग क्या आई है, गलत आई है। मतलब ये तो सारी रीडिंग गलत आ गई। अब एनटीए भाई साहब ये जो है ये बोल रहे हैं कि आंसर 2 सही है। तो ये कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एनटीए बोले कि सबसे ज्यादा एरर सेकंड वाले के केस में आई है। हाँ नहीं, सेकंड वाला क्या है, P3, सॉरी, रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन आर इनकरेक्ट। उसने बोला है कि ये आंसर है एनटीए ने।
तो हम P3 के पास चलते हैं। दिस इज P1 P2 P3। P3 में आप देखिए V आना चाहिए 37, बट 35 के लिए आ गया है 46। सबसे ज्यादा दूर आई है ये वैल्यू, सबसे ज्यादा डिफर कर रही है। हो सकता है सबसे ज्यादा डिफर करने के कारण उसने आंसर आपको क्या दे दिया हो बेटा, P3 की रीडिंग इनकरेक्ट है। बट मैं अगर आपसे कहूं तो रीडिंग रिकॉर्डेड बाय ऑल पर्सन आर करेक्ट, नहीं ये बिल्कुल गलत है। रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन आर इनकरेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही है भैया, P3 के कारण इनकरेक्ट है। और रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 एंड P2 पर्सन आर इनकरेक्ट, बिल्कुल सही। मतलब सेकंड सही है, थर्ड सही है, P3 और P5 भी इनकरेक्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। भाई ये तो सारे सही हो गए, दिक्कत वाली बात है। तो इसमें भी आप ये कहेंगे और इसकी तरफ से ये बात है कि ये क्वेश्चन क्या होगा, बोनस होगा, या ऐसे फिर क्या किया जाएगा, ड्रॉप डाउन किया जाएगा। अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया है तो जरूर चैलेंज कर दे। वैसे मेरा ऐसा मानना है बहुत सारे बच्चों ने इसको चैलेंज कर दिया होगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है। देखिए आप क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको बोल रहा है ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा हूं इंक्लाइन प्लेन पे, एंगल है थीटा, किसी इंस्टेंट t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक को अपवर्ड मोमेंटम दे दिया गया है। तो इट स्टार्ट्स मूविंग अप ऑन द इंक्लाइन सरफेस विद वेलोसिटी u, द डिस्टेंस s ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। यार बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहां से यहां तक हमको पहुंचाना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। ये ऊपर मूव करेगा, एक्सेलरेशन नीचे g sin थीटा लगेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सीधा लगाएंगे तो आपका s निकल कर आ जाएगा u² अपॉन 2g sin थीटा। अब ये ऑप्शन ही नहीं है। अब ये आप चार ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन दिखेगा नहीं। तो जब बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता है उसके दिल में एक अच्छी सी मुस्कान जगती है ऐसे क्वेश्चंस को देख के कि वाह 4 नंबर तो मेरे हो गए हैं। लेकिन जब चारों ही ऑप्शन उसके मैच नहीं करते तो वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या है जो सोच नहीं पा रहा हूं, और वो परेशान होता है। और जब वो परेशान होता है तो आगे आने वाले 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उससे इसी परेशानी में बिगड़ जाए। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप चैलेंज करके बाद में उसको सही करवा सकते हैं या बोनस पा सकते हैं। दिक्कत यह है कि जिसने भी अपने सेट में इस क्वेश्चन को फेस किया होगा उसका थोड़ा सा तो मोटिवेशन डाउन हुआ होगा, थोड़ा तो मोरल डाउन हो गया होगा, वो घबरा गया होगा। भले ही क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चल रहा होगा कि अरे ऐसा मैं क्या नहीं सोच पा रहा हूं जो आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल बेटा इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर ड्रॉप होना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही है बेटा, इसमें भी आप बिल्कुल बोनस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के केस में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहा है। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 2 लैम्डा d बाय d, कैपिटल D स्क्रीन और उसकी डिस्टेंस है, स्मॉल d क्या है, स्लिट की स्लिट की विड्थ है। ठीक है, तो ये जो स्लिट की विड्थ है इस पर बहुत सारी चीजें बोली गई हैं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस, हाँ दूसरा गलत हो गया। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन स्लिट विड्थ, स्लिट विड्थ को अगर डिक्रीज करूंगा बेटा तो ये क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सही। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्लिट विड्थ, हाँ गलत हो गया। अब बोल रहा है ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेस फॉर डिक्रीज इन वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन वेवलेंथ से क्या होगा, नैरो हो जाएगी, नैरो हो जाएगी तो सेम एनर्जी अगर नैरो पोर्शन में जाकर हिट करेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो मतलब ई ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो ए सही है, सी सही है, ई सही है। अब देखो बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है कि ए सही है, सी सही है, ई सही है। ऑप्शन जैसे ही वो देखता है फिर उसका मन दुख दुख करने लग जाता है कि मैं ऐसा क्या गलत सोच रहा हूँ, बिल्कुल सही तो सोच रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से सोच रहा हूँ। फिर उसका मॉरल डाउन होता है, फिर वो घबराता है आगे के 2-3 क्वेश्चन तक, है ना? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये बोनस हो जाएगा, है ना? एनटी ने बोला इसका आंसर पहला होना चाहिए, इसका आंसर एडी ही होना चाहिए, बट ये गलत है, एडी नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो पक्की बात है कि ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बोनस होना चाहिए, या इसे इस सेट से ड्रॉप कर देना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप यहां पर मैंने शिफ्ट का नाम लिखा, शिफ्ट का नंबर लिखा हुआ है कि कौन सी डेट का है, किस शिफ्ट का है, आप देख सकते हैं। An object moves from position R1 to R2 under a conservative force field. The work done by the force is, अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो यहाँ माइनस लगाने की क्या जरूरत है, ये गलत है। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा क्या हो गया है बेटा, गलत हो गया है ना? नेक्स्ट, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कैन फॉलो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स, बिल्कुल सही है। Therefore the amount of work done by the object changes with the path, सही हो सकता था। If it follows
फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अरे भाई कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो फिर पाथ पर डिपेंडेंसी तो खत्म होती है ना, ये क्यों बोल रहा है ऐसा? मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो दोनों फॉल्स होना चाहिए। मतलब इसका आंसर होना चाहिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये आंसर होना चाहिए। बट एनटीए कह रहा है कि आंसर ये है, ये आंसर तो गलत है भाई, ये आंसर नहीं होगा। आंसर फोर्थ होना चाहिए और इसकी तरफ से हमें ऐसा लगता है कि आंसर फोर्थ ही होगा। तो या तो ये क्वेश्चन बोनस होने वाला है, ड्रॉप होने वाला है। अगर आपने चैलेंज नहीं किया है तो जरूर चैलेंज करें। और मैं चाहता हूं वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके सेट में क्वेश्चन फंसे थे, उनको क्या फीलिंग आई थी, क्या उनने सोचा था, कैसे उनने इस फीलिंग को ओवरकम करके अपने माइंड को स्टेबल रख के आगे अटेम्प्ट किया पेपर को, वो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं ताकि हम भी देखें और आपके इन कमेंट्स को देख के वो बच्चे और मोटिवेट हों जिनको आगे जाके पेपर को फेस करना है। ठीक है, तो जरूर मैं चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जाकर बताएं कि आपने उस सिचुएशन को टैकल कैसे किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, ये मतलब बहुत क्लियर करने वाली बात है कि आपको यहाँ पर ही लैंग्वेज क्लियर कर देनी चाहिए थी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। गैस ऑफ सर्टेन मास फिल्ड इन क्लोज सिलेंडर, ठीक है भाई, क्लोज सिलेंडर है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया है। प्रेशर 3.23 किलो पास्कल है, टेम्परेचर 50, द गैस इज नाउ हीटेड टू डबल इट्स टेम्परेचर। अब डबल इट्स टेम्परेचर कर दिया तो कुछ बच्चे थे जो ऐसा सोच रहे थे, कुछ बच्चे थे जो ऐसा सोच रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला कि सर 50 डिग्री सेल्सियस को मैंने केल्विन में चेंज कर लिया, 323 केल्विन, और 50 का डबल करके 100 को 373 कर लिया और फिर सॉल्व कर लिया तो आंसर ये आ गया। और जब आंसर ये आया तो ये एनटीए के आंसर से मैच नहीं किया। कुछ बच्चे जिनका दिमाग हो सकता है उस टाइम पर थोड़ा अलग चला, उन्होंने बोला कि भाई मैंने इसी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके इसको डबल कर दिया, तो एनटीए के आंसर से वो क्या कर गया, मैच कर गया। इसमें बोनस होगा या नहीं होगा ये तो एनटीए ही अब डिसाइड करेगा। हो सकता है एनटीए ये बोले कि हाँ आपको तो केल्विन में करके ही उसे डबल करना चाहिए था, बट हमें ऐसा लगता है कि एनटीए को इस बात पर क्लियर कट बताना चाहिए था कि क्या डबल करना है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो इजी था, अगर वो आपकी सोच पर इसे छोड़कर टफ बना रहे हैं तो कह सकते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा एम्बिग्विटी है, हो सकता है ये बोनस हो सकता है ये बोनस ना हो, तो ये एम्बिग्विटी है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, वैसे तो मुझे लगता है कि दे देना चाहिए, बट ठीक है, लगने से क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियल। अब ये देखिए फिर से वही बात, रिड्यूस सिलेबस था, बोला था पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन दे दिया। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर आसान तो है, बन तो जाना चाहिए था। मैं मानता हूं बिल्कुल सही, बन जाना चाहिए था, आसान है, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा छोड़ देता होगा, नहीं पढ़ता होगा, वो देखकर घबराएगा तो जरूर, और जब घबराएगा ना तो ये घबराहट उसके आगे 3-4 जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर भी दिखेगी, उसको भी खराब करेगी उन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। The balancing lengths obtained are 200 cm and 150 cm. The least count of scale is 1 cm. The percentage error in the EMF. देखिए EMF का रेशो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1/L2, इसके रेशो को हमने एक x मान लिया, हमको परसेंटेज एरर इन x चाहिए। आपको लीस्ट काउंट दे दिया है तो 1 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, लेंथ 1 L1 पता है, L2 पता है। अब क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस मैंने लगाई, वैल्यूज पुट करी तो आंसर आया 1.167। बच्चा बहुत खुश कि आंसर आ गया, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें उठाकर ऑप्शंस को देखेगा तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है। तो यार ऐसे क्वेश्चंस तो पक्की बात है कि क्या जाने चाहिए, बोनस जाने चाहिए या इन्हें ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी तक हमें ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन फिजिक्स में बोनस हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो देखकर और भी कोई क्वेश्चन लगता है जो बोनस होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और लेकर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के फैकल्टी आएंगे जो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो उनसे मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। हेलो बच्चों, आज हम लेके आ गए हैं मैथ्स के वो करेक्शंस जो जनवरी शिफ्ट में है। अभी तक जो हमें डेटा मिला है ना, जो स्टूडेंट्स के थ्रू कुछ क्वेरीज आई थी तो उनको हमने क्रॉस चेक किया। उस बेसिस पे हमें कुछ 2 क्वेश्चंस में डाउट आया है ना, 2 क्वेश्चंस एनटीए की साइड से बोनस होने चाहिए। अब लेट्स सी कि एनटीए उसको बोनस करता है कि नहीं, और देखते हैं कि बोनस क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिख रहा है वो है 28 जनवरी की शिफ्ट 1 से। एनटीए ने इसका आंसर 37 दिया हुआ है। नो डाउट आंसर आप निकालने जाओगे है ना, प्रोसीजर से तो 37 आ जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। वो ब्लंडर क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में उसने ये बोला हुआ है कि ट्रायंगल पीक्यूआर है, पीक्यूआर एक ट्रायंगल है। ठीक है भाई, तो ये अपन ने पीक्यूआर एक ट्रायंगल ले लिया बच्चों,
अब वो बोल रहा है कि यार PQ वेक्टर हमें दिया हुआ है, ये PQ वेक्टर दिया हुआ है, राइट, ठीक है। सिमिलरली हमें PR वेक्टर भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। PR वेक्टर में दो अननोन्स है ना, A और B, जहां पे A और B इंटीजर्स है, A और B इंटीजर्स है। और S इज अ पॉइंट ऑन QR विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस PQ एंड PR। तो जैसे ही उसने ये पॉइंट बोला कि S इज अ पॉइंट ऑन लाइन QR विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम PQ एंड PR, तो ऑब्वियसली बात है S जो होगा पॉइंट, वो या तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा या फिर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा, इस एंगल QPR के, राइट। तो चलो मैंने मान लिया कि लेट से डायग्राम के लिए अभी प्रॉपर है ना कि यार S पॉइंट मान लो ऐसे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एंगल अगर लेट से थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई, थीटा होगा, राइट। और उसने हमें PS वेक्टर भी दिया हुआ है भाई, देखो PS वेक्टर कितना दिया हुआ है, PS वेक्टर भी हमें दिया हुआ है। और PR की लेंथ दी है, PR वेक्टर में A और B दो अननोन है, बट उसकी लेंथ हमें दे दी गई है, PR वेक्टर की लेंथ दी हुई है, राइट। PR वेक्टर की लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 9। सिमिलरली PQ वेक्टर हमें दिया हुआ है, यहां से PQ वेक्टर का लेंथ कितना रहेगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, राइट। तो PQ की जो लेंथ आएगी हमारे पास वो 3 आएगी बेटा। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि यार पॉइंट S सिंस PQ और PR से इक्विडिस्टेंट है, इसलिए S जो होगा वो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। और ऑब्वियस ही बात है वो QR पे लाई कर रहा है, ऐसा उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, यही इसमें ब्लंडर है, ठीक है। ये पॉइंट जो है अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो इस QR पे आएगा नहीं, निकल के आएगा ही नहीं। चलो आओ देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहली बात तो आपके पास मल्टीपल अप्रोच है। सबसे पहली बात देखो PR का लेंथ, PR का मैग्नीट्यूड कितना है, 9 है, तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी भाई, 9 होगी। इसका स्क्वायर रूट 9 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायरिंग करोगे तो कितना रहेगा, 81। तो यहां से हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बच्चों कितना आ रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 65, ठीक है। आप देख सकते हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा भाई अपने पास 65। अब ए और बी में एक इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन हमें बनानी है ताकि ए और बी आ जाए हमारे पास। हमें 3a माइनस 4b की वैल्यू निकालनी थी, राइट। चलो भाई एक और इक्वेशन बनाते हैं। अब मल्टीपल अप्रोच है अपने पास इक्वेशन बनाने के लिए, सिंस ये एक ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है तो PQ वेक्टर, PS वेक्टर और PR वेक्टर, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या होंगे भाई, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर होंगे तो आप क्या कर लीजिए, इनका डिटरमिनेंट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो भाई, है ना। कोप्लेनरिटी की सिचुएशन लगा दो यहाँ, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये एंगल्स भी इक्वेट कर सकते हो, यहां से cos थीटा और यहां से cos थीटा बराबर करोगे तो A और B में एक और इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आप तो उसको कोप्लेनर बना दो लेट से, चलो आओ कोप्लेनर बनाते हैं भाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस -2 -1 2 PR A B -4 और PS कितना है 1 -7 2, इनके डिटरमिनेंट को भाई 0 कर देते हैं। जैसे आप इनके डिटरमिनेंट को 0 करोगे तो देखो बच्चों यहां से क्या कंडीशन आ रही है, आओ देखते हैं समझते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो -2 टाइम्स ऑफ कितना आएगा 2B -28, यहां पे आएगा +1 इंटू ये आ जाएगा 2A +4 और यहां पे आएगा फिर +2 इंटू ये हो जाएगा -7A -B -7A -B, ठीक है। दिस डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो यहां से देखिए ए और बी में हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, वो क्या आ रही है, तो ये कितना है भाई -14A और ये 2A है, तो -12A हो जाएगा। बी में बी का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, यहां से -4B आ रहा है और यहां से -2B आ रहा है, तो -4B -2B विल बी कितना, -6B, राइट। और कांस्टेंट हम देखें तो यहां से आपके पास आ जाएगा 56 + 4 60, राइट। तो +60 विल बी इक्वल्स टू कितना भाई 0। तो यहां से हम देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई भाई, 2A प्लस बी 2A प्लस बी विल बी इक्वल्स टू कितना, 6 से डिवाइड कर दिया अपन ने तो ये 10 आ जाएगा। तो ए और बी में एक रिलेशन आ चुका है बच्चों अपने पास, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से ये एक रिलेशन है आपके पास, ये एक रिलेशन है, आप इन दोनों को सॉल्व करो और ए और बी की वैल्यू जब आप निकालोगे बच्चों तो आपके पास यहां से ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा आपके पास -7 और बी आ जाएगा 4, बी आ जाएगा 4। आप देख सकते हो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, -14 + 4 करोगे तो -14 2A प्लस बी 10 आना चाहिए, 6 से डिवाइड किया है तो ये कितना आ रहा है भाई, ए आ जाएगा 4 -4 कर +4 करोगे तो 8 और बी आएगा फिर 2। चलो ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 49 और 16, ठीक है। 7 और -4 लेके देखें तो ये +7 ले लो, ए को +7 ले लो और बी को ले लो भाई -4,
जरा देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 14 माइनस 4 10, हाँ राइट। तो ए और बी की भाई ये वैल्यू जनरेट होने वाली है यहाँ से, ठीक है। और इसी के हिसाब से एनटी ने आंसर दिया हुआ है। देखो अब आप 3a माइनस 4 भी निकालोगे तो 3a माइनस 4 भी हमारा कितना आ जाएगा भाई, 7 3 जा 21, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर जो जनरेट होगा वो होगा 37, जो कि एनटीए ने दिया ऑलरेडी। बट ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, ये लाइन देखो। पॉइंट एस जो है, अभी तक मैंने जो यहाँ पे सिनेरियो अप्लाई किया है बेटा, इसमें मैंने कहीं से कहीं तक ये इंश्योर नहीं किया कि पॉइंट एस क्यूआर पे लाई कर रहा है, क्यूआर साइड के ऊपर लाई कर रहा है। बट एक्चुअल में यहाँ पे पॉइंट एस क्यूआर पे लाई करेगा ही नहीं। कैसे नहीं करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे ये पता लगा लो क्यूएस वेक्टर, आप इस क्यूएस वेक्टर को पता लगा लो। देखो आपके पास ऑलरेडी पी क्यू वेक्टर है और आपके पास ऑलरेडी पी आर वेक्टर, पीएस वेक्टर है। तो आप बता सकते हो कि क्यूएस वेक्टर जो होगा, क्यूएस वेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, क्यूएस वेक्टर विल बी इक्वल टू दिस पीएस माइनस पीक्यू। तो पीएस माइनस पीक्यू करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3, और ये -6 और 0, 3 -6 0, मतलब 3i कैप माइनस 6 जे कैप और 0 के कैप, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्यूएस वेक्टर। सिमिलरली अगर आप लोग देखो तो आपके पास पीएस वेक्टर अवेलेबल है और आपके पास पीआर वेक्टर भी अवेलेबल है, और आप यहीं से एसआर वेक्टर निकाल सकते हो। एसआर वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, ट्राइंगल लॉ से पीआर वेक्टर माइनस पीएस वेक्टर। तो आप देखो भाई, पीआर वेक्टर माइनस पीएस वेक्टर करोगे तो दिस माइनस दिस करो, तो दिस माइनस दिस क्या आ रहा है भाई अपने पास, ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास कितनी आ गई, 7, तो 7 माइनस 1 विल बी 6 एसआर वेक्टर। यहां पे कितना आएगा भाई, 6 आई कैप, ठीक है। और यहां पे बी की वैल्यू कितनी आई है, -4, तो -4 प्लस 7 विल बी कितना, -3 जे कैप। और के कैप का कोएफिशिएंट देखें अगर हम लोग, तो आप देख सकते हो ये कितना आएगा, -4 -2 दैट इज -6 के कैप। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर ये पॉइंट एस जो है वो क्यूआर साइड पर लाई कर रहा होता तो क्यूएस वेक्टर और एसआर वेक्टर ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। बट आप देख सकते हो ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल है ही नहीं। ये दोनों वेक्टर्स आपस में, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स का रेशियो आप देख सकते हो, ऊपर तो के का कोई कंपोनेंट ही नहीं है जेड के अलोंग, और नीचे तो वो भी है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल है नहीं। इसका मतलब पॉइंट एस जो है वो क्यूआर पे लाई नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बोनस होना चाहिए हमारे हिसाब से। एक बार देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। तो भाई यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये 24 जैन की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ना, 24 जैन की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और ऑब्वियस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी कर रखे होंगे बहुत सारे पीवाईक्यूज में, बहुत सारे पहले भी आए हुए हैं। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है, उसने देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है हमें, और बोल रहा है वी वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेटमेंट को पढ़ते ही हम लोग वी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, सम एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस सम वाई टाइम्स स्केलर एक्स और वाई के लिए हम वी वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी, राइट। तो जैसे आप वी वेक्टर को ये लिखोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, x इंटू ए को यहाँ पे पुट करोगे, बी वेक्टर को भी पुट करोगे, तो आपके पास वी वेक्टर कितना निकल के आएगा भाई, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई आई कैप प्लस, फिर आ जाएगा आपके पास कितना, -x प्लस 3y, -x प्लस 3y जे कैप, और फाइनली z एक्सिस के अलावा कंपोनेंट कितना आएगा, स्केलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा -x और ये -y, रहेगा -x -y, ठीक है। तो ये आपका k कैप, तो ये आ जाएगा भाई आपके पास v वेक्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे दो अननोन्स है x और y, बट इन दो अननोन्स को फाइंड करने के लिए उसने सिर्फ एक ही कंडीशन हमें दी हुई। वो कंडीशन क्या है कि आप देख सकते हो कि यार लेंथ ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, v वेक्टर का जो प्रोजेक्शन लेंथ है c वेक्टर के अलोंग, वो हमें दिया हुआ है 1/√14। तो भाई v वेक्टर का c वेक्टर की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है वो होता है v वेक्टर डॉट सी कैप। बट प्रोजेक्शन लेंथ की बात हो रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, मॉड यूज करेंगे। तो आप देख सकते हो भाई हमें मॉडुलस ऑफ v वेक्टर डॉट सी कैप ये कितना दे रखा है बच्चों, ये 1/√14 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से x और y में एक ही इक्वेशन बनेगी, बट हमसे उसने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है वो हम बता नहीं पाएंगे, एक इक्वेशन है, दो अननोन है, बट फिर भी एक बार करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो मॉड ऑफ दिस v वेक्टर डॉट सी कैप करोगे, इसका c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू दिस -x प्लस 3y प्लस 3 इंटू दिस -x -y डिवाइडेड बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। c वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, √4 + 1 + 9,
ठीक है, दैट इज √14। तो ये हो रहेगा भाई डिनोमिनेटर में √14 का मॉड इज इक्वल्स टू 1/√14। तो देखो भाई √14 तो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रही है अपने पास मॉड ऑफ ये देखो 4x माइनस एक्स, ये 3x गया, x का टर्म ही गायब हो रहा है, और 2y प्लस 3y, ये हो जाएगा आपका 5y और माइनस 3y। ठीक है, तो ये आपका नेट 2y बचेगा। तो मॉडुलस ऑफ 2y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब भाई y जो आएगा वो कितना आएगा भाई, प्लस माइनस 1/2। तो भाई y की वैल्यू तो हमें मिल रही है, बट ऑब्वियस सी बात है इस पूरे सिनेरियो में x कैंसिल आउट हो गया, मतलब x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट? अगर x को तुम चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, डेफिनेटली ये सिनेरियो हमेशा सेटिस्फाई होगा। बट अगर मैं x को कोई भी रियल नंबर ले लूंगा, डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर्स यहाँ पे वेरी कराऊंगा, तो v वेक्टर का लेंथ चेंज होते रहेगा, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है हम मल्टीपल ऑप्शन जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? x की क्योंकि वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, उसके लिए हमें कोई और कंडीशन उसने नहीं दी है, राइट? चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन भी हमारे हिसाब से बोनस होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चंस हमें लग रहा है, और भी क्वेश्चन अगर आते हैं हमें हमारे पास रिव्यू के लिए, तो हम उनको देखेंगे, और अगर लगा कि हाँ नहीं इनका भी ये भी बोनस सिचुएशन में जाने चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, और ऑरस डिजिटल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग अभी जस्ट जेई मेन का अपने एग्जाम्स देकर आए हो, आंसर की आ गई थी, है ना? और आप अपने पेपर्स में चेक कर रहे हो कि क्या चल रहा है क्वेश्चन और आंसर्स का। तो हमें नोटिस किया है कि बच्चों केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है ऑन 20 जनवरी शिफ्ट 2, ठीक है? जेई मेन 2026 में आपका इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है बच्चों, जो कि आया है टॉपिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एंड आपका साथ में कंबाइन कर दिया है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है? तो यहां पे इस क्वेश्चन, अगर आपको याद आ रहा होगा जो भी इस शिफ्ट में थे, क्या आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ गड़बड़ लगी थी? बच्चों मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन की, जो कि एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया है, जहां पे वॉल्यूम ऑफ x ml बोल रहे हैं, जो x आपको कैलकुलेट करना है इंटीजर में फॉर अ बफर सोल्यूशन, ठीक है? कि 5 मोलर NaHCO3 है मिक्स्ड विथ 10 मोलर ऑफ 2 मोलर 10 ml ऑफ 2 मोलर H2CO3 सोल्यूशन। तो इस बफर सोल्यूशन की ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब? जब इसे एक इलेक्ट्रोलिटिक बफर बनाया गया है इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है, जहां पे पोटेंशियल मिली वोल्ट में दे दिया गया है, ये रिकॉर्डेड है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको, है ना? अब कैलकुलेट करना है x की वैल्यू। थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे क्या बोल रहे हैं, ये इधर आप डेटा देख सकते हो कि SnOH होल 6 का जो कंसेंट्रेशन है वो 0.5 मोलर दे दिया गया है। यहाँ पे HSnO2 माइनस का कंसेंट्रेशन 0.05 मोलर दे दिया गया है, बीच में इन्होंने OH माइनस दे दिया है, एंड बोल रहे हैं कि Bi2O3 से Bi बन रहा है। तो बच्चों यहां पे हम लोग को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्यों बोनस होने वाला है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर दिया है एनटीए ने 78, बट उसमें उन्होंने एक गलत चीज एज्यूम करी, है ना? वहां पे देखना ये क्या हो गया है। तो बच्चों हम लोग को जब इस सेल का ई नॉट सेल निकालना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे कैथोड माइनस एनोड का ई नॉट रिडक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड बच्चों आएगा -0.44, जो डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है एनटीए ने दिया है, क्योंकि Bi2O3 से Bi जाने का डेटा, राइट? दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, जहां पे बिस्मिथ आपका +3 से, है ना? बिस्मिथ आपका +3 से जाएगा 0 में, तो ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये डेटा आप यहां पे लिख दोगे कि ठीक है सर, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट हाफ ऑफ द ई नॉट सेल लिख लिया। बट जब आप यहां पे देखोगे कि, ये ध्यान से सुनना बच्चों, एनटीए ने जब क्वेश्चन दिया था जेई मेन में, ठीक है, तो यहां पे दिया है HSnO2 माइनस से SnOH होल 6 2 माइनस बनना, मतलब इन्होंने ये जो -0.9 वोल्ट की वैल्यू दी, ये एक्चुअली दिया है, अगर Sn+2 से जा रहा है +4, ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी गई है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -0.9 अगर आप लोगे, तो वो यहाँ पे ऑफकोर्स रिडक्शन के नाम पे उसे +0.9 करना पड़ता, राइट? तो उससे आंसर नहीं आ पाता।
जो एनटीए ने सॉल्व किया है वो ये मानते हुए सॉल्व किया है कि ये जो -0.9 है ये एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको जो वैल्यू दी जानी थी वो ये दी जानी थी कि ई नॉट ऑफ SnOH होल 6 2 माइनस से, ठीक है, ये जा रहा है आपका HSnO2 माइनस। ठीक है बच्चों, ये जो ई नॉट की वैल्यूज अगर सही दी जाती तो क्वेश्चन सॉल्व तब भी हो जाता, बट मैं थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपसे डिस्कस करूंगा कि थोड़ा कंसेप्चुअली भी वीक क्वेश्चन दे दिया गया है। और बच्चों जो है ना मोस्टली आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है ना थोड़े बच्चे डरते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तो भैया बहुत बढ़िया बात हो गई है इस शिफ्ट में। यह जो क्वेश्चन आया है दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके वो बोनस होने वाला है। तो बच्चों यहां पे आप देखोगे कि जो एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ है वो ये रिएक्शन से बनने वाला है, और ये जो कैथोड पे रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन है एज गिवन है। ठीक है, हमने ये रिएक्शंस बना ली है हाफ सेल की, तो कंबाइन करते वक्त हमें क्या दिखेगा कि वी हैव टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों यहाँ पे आपके पास क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, तो आपको इस रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आउट हो पाएंगे, तो आपको फाइनल सेल रिएक्शन ये मिलेगी। इस फाइनल सेल रिएक्शन में आपका ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये तो लिक्विड है, ये एक्वस है, यहाँ पे ये एक्वस है और सॉलिड है। तो जब हम लोग नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखना बच्चों, ई सेल तो दिया हुआ है, ई नॉट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया था बेस्ड ऑन द करेक्ट वैल्यूज, या फिर जो एनटीए ने एज्यूम करके सॉल्व कर लिया। भाई वो सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ये शायद क्वेश्चन में समझ जाएगा कि कुछ गलती है तो सही से खुद से लिख लेगा ई नॉट सेल की वैल्यू, बट एनीवे यहाँ पे फिर ये जो एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सिर्फ इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू निकल कर आएगी 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लॉग है वो प्रोडक्ट अपॉन यहाँ पे रिएक्टेंट वगैरह हमने नर्न्स इक्वेशन को सेट कर दिया। अब जब हम लोग नर्न्स इक्वेशन की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.2353 ई सेल गिवन, ये हमने कैलकुलेट किया, तभी कैलकुलेट हो पा रहा है जब प्रॉपर ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड एनोड दिए गए होते, एंड देन यहाँ पे n = 6, और डेटा में बोला गया है कि ये 0.5 मोलर है और HSnO2 माइनस 0.05 मोलर है। ये जो सब जगह क्यूब है वो हमने बाहर निकाल लिया है ऐसे 3 लॉग करके। आगे बच्चों हम कंटिन्यू करते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि log 10 बच जाएगा OH माइनस, फिर हमने 0.059 को अलग भेज दिया, ये 2 आ रहा है यहां से 3 और 2, फिर क्या है कि हमने ये जो ई नॉट सेल था और ई सेल था उसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी सॉल्व किया है, यहाँ पे हम लोग अराइव करते हैं पहले पीओएच पे और हम लोग फिर अराइव करते हैं पीएच पे, क्योंकि ये स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है तो पीएच इज मोर देन 7.4 आपको एग्जैक्टली अराइव करोगे। ठीक है, तब जाके है ना समझना, जब ये एग्जैक्टली 7.4 आएगा तब जाके जब आप ये इक्वेशन लगाओगे बफर के पीएच की, है ना, जिसे होता है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो वहां पे आप ये पीएच को 7.4 रखोगे, pKa1 ऑफ दिस एसिड आपको दे रखा है H2CO3 दैट इज 6.11, ये भी आपको गिवन था, ये आपको कैलकुलेट करना था, और यहां पे अब x आ गया है। x क्यों आया है? क्योंकि आपको बोला गया था कि यहाँ पे ये 5 मोलर है, HCO3 5 मोलर है, उसका x ml लिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसे कंसेंट्रेशन को ऑफ अ मिक्सचर लेना पड़ता है ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 5m इंटू एक्स करके डिवाइडेड बाय x प्लस 20 करेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं 20 इंटू क्या था इसकी मोलारिटी, इसकी मोलारिटी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 2 मोलर इंटू 10 था, है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये जो 20 आया है ये आया है ऐसे 2 इंटू 10 करके डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी x प्लस 20, तो ये x प्लस 20 से x प्लस 20 जाता ही, और तो इसलिए बस 5x अपॉन 20 यहाँ आता, और ये जब 5x अपॉन 20 आया है इसमें x बाई 4 फिट हुआ है, और यहाँ पे वो ही एग्जैक्ट वैल्यू डेटा में भी गिवन है कि एंटी लॉग ऑफ 1.29 इज इक्वल टू 19.5 यूज कर पा रहे हैं, तब अकॉर्डिंग टू एनटीए वाला आंसर 78 आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन आई होप बच्चों आपको हेल्प करेगा कुछ 4 मार्क्स बोनस
मिलने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसे चैलेंज भी किया है। तो इससे बच्चों फायदा होगा आप लोगों को, आपके शिफ्ट में 4 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बहुत सारे लोगों की। तो इस क्वेश्चन में दिक्कतें क्या थी कि इनकरेक्ट ई नॉट वैल्यू दी गई थी आपको, फिर जो सेल नोटेशन था वो भी परफेक्ट नहीं है कि OH माइनस को हमेशा एक्चुअली डबल लाइंस के लेफ्ट में लिखना चाहिए था, है ना, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट साइड अगर कुछ कर रहे हैं, या फिर जो भी किया इन्होंने बस ऐसे दिया है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो नोइंग ऑल दी फॉर्मूले, है ना। एनटीए ने ये एक्सपेक्ट किया है हमसे इस केमिस्ट्री के सवाल में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी ओवरलुक हुई है जहां पे कंसंट्रेशन वैल्यूज जो दी गई है ना H2CO3 की, वहां पे ये कॉन्सेंट्रेशन पे CO2 H2CO3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो CO2 गैस में बदल जाएगा। बट एनीवे एनटीए हैज एक्सपेक्टेड कि हम लोग केमिस्ट्री में सारे फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम और ढंग से हम लोग रेडॉक्स इक्वेशन लिखने के बाद और ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल सॉल्व कर पाएंगे। सो बच्चों ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए और इस डिजिटल चैनल में बाकी फिजिक्स एंड मैथ्स के भी वीडियोस हमने बनाए हैं रिगार्डिंग कि क्या क्या बोनस हो सकता है। सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड।